हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारी 11th क्लास जानी है और 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने आईएनए की शुरुआत कराई, जिसका मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी, और उसी के साथ ही जिसको आज़ाद हिंद फौज के भी नाम से जानते हैं। उसी के साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगा कि वो टोक्यो जाते हैं, जापान कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये सब के साथ साथ ये मान करके चलिए दोस्तों, जितनी भी सारी चीज़ें रेलिवेंट की होंगी हम लोग उसी को ही बताते हैं, क्योंकि रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की चीज़ें दोस्तों हमारे से बेहतर और कोई नहीं बताता है। तो आइए दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि जो क्लास है वो आज ख़त्म हो जाए, लेकिन बाई चांस अगर कुछ टॉपिक अगर रह जाता है तो मैं बस एक और क्लास कंडक्ट करवाऊंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, चीज़ें आप लोगों को आराम से भी समझ में आएंगी और उसी के साथ ही साथ बहुत ही जो आपका अंडरस्टैंडिंग होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। तो अगर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बातें करें तो कहाँ जन्म लिए थे, कैसे जन्म लिए थे, कहाँ पर उभर करके आए थे, ये सारी चीज़ें हमारे से कभी पूछने वाली नहीं है दोस्तों। प्रीलिम्स के हिसाब से जो मेन सबसे पहला फोकस उभर करके आएगा वो कुछ इस तरह से ही आएगा दोस्तों, कि जो उनका करियर में लेटर टाइम पीरियड हुआ करता था, बाद का टाइम पीरियड हुआ करता था, यानी जिसको हम कहते हैं लेटर करियर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसी में हुआ क्या, ही लेफ्ट इंडिया इन 1941 इन डिस्कस्ड, और ये मान करके चलिए, और उसी के साथ ही साथ उन्होंने जर्मनी में रहने की शुरुआत कर दी फ्रॉम द पीरियड 38 से लेकर के 45 तक। 41 से पहले हो सके वो आते जाते रहते थे, लेकिन 41 के बाद में 45 तक कहते ये हैं कि वो जर्मनी में ही जा करके शिफ्ट हो गए थे। उसी के साथ ही साथ बर्लिन में जा करके उन्होंने फ्री इंडिया रेडियो के नाम से जो चीज़ें हैं उसकी शुरुआत करवाई। और उसी के साथ ही साथ दोस्तों उनका अगला जो काम है, हम लोग उनको इसलिए जानते हैं कि ही रेज्ड अ यूनिट ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ अ वॉर टाइम नेम फ्रीडम आर्मी। फ्रीडम आर्मी के नाम से हम एक आर्मी को जानते हैं जिसको हम लोग मुक्ति सेना भी कहते हैं। उनको कैसे प्रिजन से बचाना है उसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान हुआ करता था। बर्लिन रेडियो वॉज ऑल्सो यूज बाय हिम, आप कह सकते हैं बर्लिन का भी जो रेडियो है वो उनके द्वारा ही आता था, और उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम हुआ करता था आज़ाद हिंद रेडियो। क्लियर है दोस्तों। अब होता क्या था, इसका जो आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर हुआ करता था वो पहले सिंगापुर में हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में रंगून में आकर के ये शिफ्ट हो गया था। और उसी के साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, तो ये सब बात 1941 की हो रही है, और 1941 से एक साल और आगे बढ़ते हैं 1942 के तरफ में। तो यहाँ पर टोक्यो का कॉन्फ्रेंस हुआ था। टोक्यो कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही हैं, जापान का टाइम है। तो यहाँ पर रास बिहारी बोस हुआ करते हैं, उन्होंने और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने चीज़ों की शुरुआत करवाई और एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी दोस्तों। और ये कब की थी, 1928 में की थी, और इसको इन्होंने यहाँ प्रेजेंट करने का एक जिम्मा उठा लिया था। यहाँ पर क्या देखा गया कि एक नया चैप्टर का उद्गम हो गया, न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फॉर्म्ड इन टोक्यो कॉन्फ्रेंस। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे साथ कुछ इस तरह दे रखी है कि इंडियन नेशनल आर्मी, यानी इसको हम लोग आज़ाद हिंद फौज के भी नाम से जानते हैं, वॉज फॉर्म टू बी द लिबरेशन ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया के फ्रीडम में इसका काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है। इसी के साथ ही साथ मोहन सिंह देव हुआ करते थे। मोहन सिंह देव, एमएसडी के नाम से हम जानते हैं। मोहन सिंह देव वॉज गोइंग टू कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। दोस्तों याद रखिएगा, एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी, या फिर आप कह सकते हैं कि एमएसडी को हम लोग फुल फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग मोहन सिंह देव के नाम से भी जानेंगे। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ दैट आर्मी। क्लियर है दोस्तों। ये मूवी भी आई थी, फॉरगॉटन आर्मी के नाम से एक वेब सीरीज आई थी, काफ़ी प्यारी वेब सीरीज है दोस्तों, छोटी सी है और काफ़ी अच्छी है, इसको ज़रूर देखिएगा और काफ़ी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। उसी के साथ ही जो इसके रिजल्ट की बातें करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या हुआ था दोस्तों,
ऑल इंडियन रेसाइडिंग फ्रॉम बर्मा टू माल्या, माल्या का एक रीजन हुआ करता था, मल्या का रीजन हुआ करता था। जितने भी लोग आपके बर्मा में रहते थे, मलय में रहते थे, वो लोग इस कन्फेशन में पहुंचे और आर्मी का हिस्सा बने। उसी के साथ ही साथ क्या देखते हैं दोस्तों कि जो भी चीज़ें होनी है, अब अगला जो कॉन्फ्रेंस होना है, अब अगली जो मीटिंग होनी है वो अब बैंकॉक में होगी दोस्तों। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं कि ऑल इंडिया मलयन ऑल इंडिया मलयन इंडिपेंडेंस लीग के तौर से चीज़ें उभर करके हमारे सामने आती हैं। और इट वॉज सेटअप इन द ईयर 1942। और कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था दोस्तों। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय रास बिहारी बोस। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हमारा जो बैंकॉक कन्फेशन हुआ था दोस्तों, वो हमारा जून 1942 में हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंड इट वॉज ऑल्सो चेयर्ड बाय रास बिहारी बोस। क्लियर है दोस्तों। उसी के साथ ही साथ इसमें क्या देखा गया था कि 34 पॉइंट्स मांग रखे गए थे हम जापान सरकार से। और चीज़ें कुछ इस तरह हुआ करती थी कि उसमें कुछ कुछ जो पॉइंट्स हुआ करते थे, मेन पॉइंट्स के तौर पे हम अगर मानते हैं कि जापान गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज द इंडियन लीग एज द इंडियन नेशनल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है। उसी के साथ ही साथ आईएनए को बहुत अच्छा दर्जा मिलना चाहिए, और जो कि कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी इस तरह से अच्छी होने की एक कोशिश की जाती थी। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो जब 1943 में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ जापान में हुआ करते थे, उनके बारे में क्या कहा जाता था कि ही कम टू जापान इन मई 1943। मई 1943 में वो जापान गए थे। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था दोस्तों, इनका पूरा मकसद था कि ब्रिटिशर्स को किसी भी भाषा से, चाहे वो अगर प्रेम से समझ जाए तो प्रेम से हराएंगे, मारपीट से अगर हटे तो हम लोग उसका भी सहारा लेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। अब इसके बाद क्या देखा जाता है दोस्तों कि आफ्टर मोहन सिंह डिफरेंसेस विद द जापान गवर्नमेंट, उनकी चीज़ें खराब चल रही थी। ही वॉज अरेस्टेड। और उसी के साथ ही साथ आफ्टर हिज गेटिंग अरेस्टेड, कह सकते हैं कि उसके बाद उनको आईएनए से भी हटा दिया गया था। और ही वॉज लेटर, उनको फिर बाद में इंडिया भेज दिया गया था। और यहाँ पर आने के बाद में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के अंडर में बन गया था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बातें करते हैं जून के बारे में। इन जून सुभाष चंद्र बोस वॉज गिवन प्राइमरशिप ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और ही ऑल्सो टुक कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। क्लियर है दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक योगदान था उनकी तरफ से। इसी के साथ ही साथ एक आज़ाद स्कूल का फॉर्मेशन हुआ। आज़ाद स्कूल कहने का क्या मतलब है दोस्तों, जहाँ पर ट्रेनिंग हुआ करता था, जितने भी रिक्रूट्स हुआ करते थे वो यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग किया करते थे। और उसी के साथ ही एक रेजिमेंट हुआ करता था दोस्तों, रानी झांसी रेजिमेंट। और ये रानी झांसी रेजिमेंट हुआ करता था दोस्तों, पहली बार फर्स्ट टाइम वुमेन रेजिमेंट इन एशिया अंडर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। याद रखिएगा दोस्तों, शी वॉज द फर्स्ट, कह सकते हैं कि लीडर हुआ करती थी इस रेजिमेंट के, जो कि पूरे एशिया का सबसे पहला महिलाओं का रेजिमेंट हुआ करता था। उसी के साथ ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल भी हुआ करता था, जहां आज अगर करंट रेलिवेंस करूं तो ओटीए होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो वो गया में जो है, तो जो कि बिहार का एक पार्ट है। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल हुआ करता था। वो किसके अंडर में आता था? वो हबीब उर रहमान के अंडर में आता था। क्लियर करिएगा दोस्तों, बहुत ही आराम से समझते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही हैं दोस्तों। अब इसके बाद आईएनए का ट्रायल हुआ था, इंडियन नेशनल आर्मी की ट्रायल हुई थी। किस तरह से उन्होंने रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं जिसको, तो याद रखिएगा दोस्तों। हुआ क्या, कोर्ट मार्शल जितने भी वहाँ के ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये नवंबर 1945 से लेकर के मई 1946 तक का टाइम है। जितने भी आर्मी के ऑफिसर्स हुआ करते थे आईएनए के, उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो जो वहाँ के प्रेम सहगल होते थे, एक नाम है प्रेम सहगल का, फिर उसी के बाद कर्नल गुरु बख्श ढिल्लों का, ये सब नाम है दोस्तों। उसी के बाद मेजर जनरल
जो उनका नाम हुआ करता था मेजर जनरल शाह नवाज शाह हुआ करता था। और इन तीनों को क्या किया, दे वर सेंटेंस टू डेथ। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही दुखद खबर थी हमारे लिए। और उसी के साथ ही साथ क्या हुआ था कि जितनी भी सारी चीज़ें थी ये सब पॉलिटिकल कंडीशन में ख़राब होती गई। तो ये हमारे एक देश की एक शर्मनाक बात भी है दोस्तों, पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व करा करके सारी चीज़ों को बाद में ख़राब कर ही देते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, जनरल इलेक्शन आया। अब जो आईएनए का टॉपिक है वो खत्म हो गया, सुभाष चंद्र बोस जी का टॉपिक है वो खत्म हो गया। तो जनरल इलेक्शन हुआ था हमारा 1945 में दोस्तों। तो याद रखते जाइएगा जनरल इलेक्शन के बारे में क्या कहा जाता था दोस्तों। कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं कि जितने भी लेबर वगैरह होते हैं या फिर लेबर पार्टी होते हैं वो हमारा एलटी के अंदर में आते हैं। एलटी एक कह सकते हैं कि ये एक पावर में आए हुए एक ऑफिसर हुआ करते थे। उसी के साथ ही साथ जो न्यूज़ सेक्रेटरी हुआ करते हैं वो सर पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते हैं। वो वहाँ के न्यूज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे। इन्हीं के निगरानी में चीज़ें उभर करके आई थी। इस टाइम में मेजर जो स्टेप्स वर टेकन बाय देम वाज दैट अनाउंसमेंट ऑफ द जनरल इलेक्शन इन इंडिया आफ्टर 10 साल के बाद में चीज़ें उभर करके आई थी। और 1936 में ये लास्ट टाइम हुआ था। और ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बता रखी हैं, लेकिन रिवीजन करवाने के लिए मैं आप लोगों को बताते आता हूँ। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं कि एक थ्योरी आता है हमारा जिसको हम लोग रिन म्यूटनी के नाम से जानते हैं। रिन म्यूटनी का मतलब क्या है होता है, ये 1946 में हमारा हुआ था। ड्यू टू द पुअर पे के चक्कर में और रैशनल डिस्क्रिमिनेशन के चक्कर में चीज़ें उभर करके आई थी दोस्तों। सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये हुआ था, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या था कि कैबिनेट मिशन was set on 19 फरवरी 1946 was coming to India। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, इसका सिग्निफिकेंस यहीं से उभर करके आता है। अब हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन क्या होता है दोस्तों, हमारी कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि 1946 में ये होता है। और ये इसको कहते क्या है बेसिकली, ये एक तरह से कंपोजिशन है जो कि सर पैट्रिक लॉरेंस हुआ करते हैं, वो वहाँ के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उन्हीं के साथ ही साथ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हुआ करते थे जो कि हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे। किसके, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, ट्रेड का जो बोर्ड हुआ करता था। और उसी के साथ ही साथ हमारे वी अलेक्जेंडर हुआ करते थे। और ये कौन हुआ करते थे दोस्तों, फर्स्ट लॉर्ड हुआ करते थे, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिनरल्टी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लॉर्ड के तौर पे एक ऑफिसर हुआ करते थे। तो ये तीन लेकर के आए थे। और इनके अगर ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बातें करूं दोस्तों, इनके अगर ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बातें करूं टू मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द इंटर्न गवर्नमेंट। क्लियर है दोस्तों, इंटर्न गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, लेकिन अभी आज एक और बार दे दूंगा क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ही साथ डिवाइस मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया। यानी फ्री इंडिया पर जितनी भी सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें अगर हम कर रहे हैं तो चीज़ें कुछ इस तरह से उभर करके आ रही हैं दोस्तों। इनमें बेसिकली वोटिंग हुई थी और 3 ग्रुप में वोटिंग हुआ करती थी, जो कि सेक्शन ए हुआ करते थे, बी हुआ करते थे, सी हुआ करते थे। ए में हमारे पास मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, ये सब हिंदू प्रोविंसेस जगह है। उसी के साथ ही साथ हमारा कह सकते हैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, ये सब मुस्लिमों का इलाका है। उसी के साथ ही साथ बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये कहाँ हो गया है दोस्तों, एक और बार मुस्लिमों का इलाका है दोस्तों। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन इज अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान की वो अगेंस्ट में हुआ करता था। और उसी के बाद ही क्या देखा जाता था दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन हुआ करती थी कुछ इस तरह से हुआ करती थी, इट रिप्रेजेंटेटेड मुस्लिम इन अ मेजॉरिटी इन सेक्शन बी और सी। तो इसी के साथ ही जो पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बातें होंगी ना दोस्तों, वो साइबर नहीं, वो कैबिनेट मिशन से ही चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों इन सब का नतीजा है। जनरल इलेक्शन से कैसे हम म्यूटिनी पर आए, म्यूटिनी से किस तरह हम लोग कैबिनेट मिशन पर आ रहे हैं। तो कभी भी सिग्निफिकेंस में क्वेश्चन आएगा कि जरा बताइए फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो अब हमारे पास डायरेक्ट एक्शन डे का एक बहुत
गंदा खेल मचाया गया था 16 अगस्त 1946 में। ये क्यों मैं इसे गंदा कह रहा हूं दोस्तों, तो याद रखिएगा हुआ क्या था कि अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, बंगाल के जो पीएम हुआ करते थे, उन्होंने, एक तो उनका नाम पूछा जाता है तो उनका नाम कुछ इस तरह हुआ करता था, हुसैन, HUSSEYN, शहीद, SHUHRAWARDY, शुराडी इसका नाम हुआ करता था। और दूसरे वहां पर हुआ करता था कुछ इस तरह से, जिनका नाम ख्वाजा निजामुद्दीन हुआ करता था। और ये लोग पहले से ही पावर में हुआ करते थे दोस्तों। इन लोगों ने क्या किया, वायलेंस के नाम पे 5000 लोगों को मार दिया। और डायरेक्ट एक्शन से आप लोग नाम ही समझ सकते हैं कि हम लोग अब किसी सरकार की सुनने वाले नहीं है, अब हम लोग सीधा का सीधा एक्शन लेंगे। उस टाइम में 16 कम्युनल राइट्स उभर करके हुए थे दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सिटी हुआ करते थे वो बिहार हुआ करते थे, बॉम्बे, कलकत्ता, यूपी। और यूपी में एक जगह है जिसको हम लोग गढ़मुक्तेश्वर कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट इस जगह से हुआ था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को INTERIM, इंटर्म गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट बताया था, और ये क्या था दोस्तों, तो ज़रा ध्यान से देखिए। पहली बात, जो इसकी चीज़ें हैं कुछ इस तरह से आ रही हैं दोस्तों कि इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड फॉर्म ऑन 2 सितंबर 1946। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो इट वॉज मोर और लेस कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब वॉइस रॉय की चीज़ों को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इट वॉज फॉर्म, तीसरे पॉइंट पे आता है, इट वॉज फॉर्म विदाउट मुस्लिम लीग बट लेटर ऑन वॉज अलाउड टू ज्वाइन ऑन 26 अक्टूबर। क्लियर है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में बता रही हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हम आज़ादी की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से एक असेंबली बनता है, और इट बेसिकली ये एक मीटिंग होता है। तो इट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946 में उभर करके चीज़ें आई थी। और मेंबर्स टोटल 389 मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। 292 वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते हैं। 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट और 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर, जो कि प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के हुआ करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब इस वोटिंग में कांग्रेस 208 सीट लेता है, मुस्लिम 73 सीट लेते हैं। और हुआ क्या दोस्तों, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट व्हेन द मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। इसी के साथ ही साथ अभी मैंने एलटी के बारे में बताया, तो एलटी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, और ये कब दिया था, 1947 में दिया था, आज़ादी के वर्ष में दिया था दोस्तों। तो 20 फरवरी 1947 का टाइम है। और यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो पीएम हुआ करते हैं, जो कि जिनका नाम एलटी हुआ करता है, ये उभर करके आते हैं। और उन्होंने डिक्लेयर क्या कर दिया दोस्तों कि डिक्लाइन ऑफ जून 30 ऑफ 1948, मतलब 30 जून 1948 के बाद जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और हमारा डिक्लाइन हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था बेसिकली कि जो मुस्लिम लीग है वो सिविल मास डिसओबीडियंस इन्होंने लागू कर दिया। और क्यों लागू कर दिया दोस्तों, क्योंकि चीज़ें उनके पक्ष में नहीं हुआ करती थी। याद रखिएगा कि इन्होंने लिखा था कि लॉर्ड माउंटबेटन टू बी द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग लॉर्ड वेल्व, और ही वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। क्लियर है दोस्तों। अब इसी के बाद ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने माउंटबेटन का जिक्र है। तो माउंटबेटन का भी एक प्लान आया करता था, और ये कब आया था, हमारा 3 जून 1947 में आया करता था। इन्होंने क्या बोला था दोस्तों कि जो पार्टीशन होगा वो तो होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि लोग अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बातें कर रहे हैं, लोग सारी चीज़ों को आगे लेकर के जा रहे हैं, तो क्यों इनको होना ही चाहिए। और इन्होंने फैसला लिया कि 15 अगस्त 1947 को हम इन लोगों को आज़ादी दे देंगे, हम इन लोगों को फ्रीडम दे देंगे दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ ही साथ अब हमारा लास्ट एक्ट आता है, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, ये यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो माउंटबेटन प्लान
was ratified as the Indian Independence Act by the British government और it was implemented on 15 अगस्त 1947। इसी के साथ ही इसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म होगा, दोनों अलग अलग फॉर्म होंगे। Each dominion have to their own governor general for overseeing implementation of the act. Mountbatten was for Indian और M.A. Jinnah for the Pakistan। क्लियर है दोस्तों, बहुत प्यार से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। उसी के साथ ही साथ क्या देखा जाता था, ये सारी चीज़ें हमने एक तरह से 1935 से ही शुरुआत देख चुकी थी कि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी होनी ही होनी है। तो ये सब कुछ बात हुआ करता था। उस टाइम में क्या देखा जाता था कि जो स्टेट्स हुआ करते थे वो दो फेज में डिवाइडेड थे, और वो फेज वन में जो स्टेट्स हुआ करते थे, ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनके अलावा जितने भी स्टेट हैं सब इसमें आएंगे। और हुआ क्या, इसमें फेज टू में हमारे पास जो चीज़ें उभर करके आती हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं कि न्यू रीजन जो भी, चाहे हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे आप कह सकते हैं कि कठिया वार का जो रीजन हुआ करता हो, उसी के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो इसमें आते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसी के साथ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चीज़ें बहुत ही प्यार से समझ में आ रही हैं, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारी आज़ादी है दोस्तों वो मिल चुकी है, तो यूपीएससी के सिलेबस में अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम फ्रेम है वो कुछ इधर तक ही होता है। लेकिन दोस्तों मैं हूं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को नई नई चीज़ें बता करके ही जाने वाला हूं। तो नई नई चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक्स के नाम पे क्यों आप लोग मेरे पास हैं दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाइड करवाता हूँ, चीज़ों को लिमिटेड करवाता हूँ। तो जो आपका सिलेबस था वो तो ओवरऑल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हर एक पॉलिसीज़ को, हर एक सिग्निफिकेंस को एक एक करके तोड़ तोड़ के पढ़ते जाएंगे, जिससे हमारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो और इसके बाद ही मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरा जो बैच है, आप कह सकते हैं कि मैपिंग की जो बैच है जो कि स्टार्ट होने वाला है, उसका जो प्रमोशंस वगैरह है वो बहुत जल्दी हो जाएंगी दोस्तों। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान तो खैर होता नहीं है जब मैं आप लोगों के साथ में हूँ, तो क्या फ़ायदे हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को जल्दी ही बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर अब क्या करते हैं, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि जितने भी ब्रिटिश के पॉलिसीज़ हुआ करते थे हमारे इंडिया में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से हो, चाहे वो सोशल पार्ट से हो, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर मैं बातें करूं तो हमारे पास डिवाइड एंड रूल आया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं कि 1857 के बाद चीज़ें शुरुआत की गई थी। उसी के साथ ही साथ एजुकेट इंडिया को भी इन्होंने बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी थी। सोशल रिफॉर्म पर भी बातें की थी। उसी के साथ ही साथ लेबर का जो भी सारी चीज़ें हैं उन पर बातें करी। तो उसी के साथ ही वाइट रेसिज्म की बातें इन्होंने करी थी दोस्तों, ये सब लॉज उनके द्वारा करवाया गया था। उसी के साथ ही प्रेस एक्ट आया था, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है। ये सारी चीज़ें रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। सोशल कल्चर पॉलिसी पर अगर मैं बातें करूँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि इंडियन रेनेसा की भी बातें इसमें की जाती हैं। इंडियन रेनेसा में जो राजा राम मोहन रॉय का नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम है, BM मालावारी का नाम है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्शाते हैं दोस्तों। इसी के बाद आगे बढ़ूँ तो हमारे सामने फॉरेन पॉलिसीज़ आते हैं, और फॉरेन पॉलिसीज़ की बातें अगर मैं करूँ दोस्तों तो जो प्रिंसली स्टेट पर बातें हैं वो भी हो जाती हैं, तो वो सब इसी में आता है दोस्तों। तो ये सब कुछ हुआ करता था टॉपिक पर अगर मैं बातें करूँ। अब इकोनॉमिकल कंडीशन पर बातें करूँ तो इकोनॉमिकली डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखा था, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पक्ष में नहीं हुआ करती थी। किस तरह से ट्रेड ख़त्म होते गया, अर्बनाइजेशन ख़त्म होता गया, लोगों को स्लेवरी वगैरह कॉन्सेप्ट दिला करके, दिखा करके, जागीरदार वगैरह, लैंडलॉर्ड का, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडिया को ख़राब ही करती गई दोस्तों। तो इकोनॉमिकली सारी चीज़ें ख़राब हुआ करती थी। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या दोस्तों, लैंड रिवेन्यू पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। काम कैसे किया मैं आप लोगों को सिस्टम बताता हूँ अलग अलग। एक हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट नाम से एक सेटलमेंट उभर करके आता है। इट वॉज स्टार्ट बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत करी थी, और ये 19% पूरे इंडिया को कवर किया करता था, जिसमें आपके बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, वाराणसी, नॉर्दर्न कर्नाटका का रीजन उभर करके आता था। इसी के साथ ही दूसरे पर बातें करूं तो रोथवारी सिस्टम आता था दोस्तों। रोथवारी सिस्टम वाज ओरिजिनली स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो और उसी के साथ ही अलेक्जेंडर रीड। क्लियर है, REED इसका स्पेलिंग का नाम है। इट कवर्ड बेसिकली 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ये सब लैंड पर ही बातें। तीसरी बातें हमारे सामने महलवारी सिस्टम आया था। महलवारी सिस्टम के बारे में क्या देखा जाता है, पहले तो ये कवर्ड 30% करता था हमारे पूरे इंडिया को। उसी के साथ ही यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब की चीज़ें इसमें दर्शाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने टेक्सटाइल पर काम किया, किस तरह से टेक्सटाइल को ख़राब किया, चीज़ें इधर उधर करने की पूरी कोशिश करी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वर्किंग क्लास का जिक्र दिखाया गया है दोस्तों। वर्किंग क्लास में भी अगर मैं बातें करूं तो चीज़ें कुछ इस तरह से आ रही हैं कि चीज़ें खराब हुआ करती थी। इन्होंने क्या क्या काम किया था। तो वर्किंग क्लास में अगर मैं बातें करूं तो हमारे लाला लाजपत राय का रोल हुआ करता था, बाल गंगाधर तिलक का रोल हुआ करता था। ये क्या हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, मैंने आप लोगों को चीज़ें डिटेल में करवाई हैं दोस्तों। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक चीज़ क्या बताता हूँ मैं, तो कुछ थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो तिलक जी के बारे में चीज़ें इस तरह से आती हैं दोस्तों। उनको द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, याद रखिएगा। उसी के साथ ही द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट के भी नाम से हम उनको जानते हैं। अब इन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, स्ट्रॉन्ग वर्ड में सेल्फ रूल का नाम, स्वराज का नाम दर्ज करवाया था हमारे हिस्ट्री में। और उन्होंने क्या कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं दोस्तों। केसरी इनके द्वारा जो कह सकते हैं आर्टिकल है वो छपता था, जो कि मराठी में छपता था, और एक मराठा नाम से हुआ करता था जो कि इंग्लिश में छपता था। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। इन्होंने बेसिकली ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन, और फिर इन्होंने चीज़ों को द आर्टिक होम इन वेदास को लिखा। फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत रहस्य के बारे में चीज़ें लिखने की शुरुआत करी। अब बातें करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, और ये लाल बल पल एक आप लोगों ने सुना होगा, इनके एक मेंबर हुआ करते थे। और ये एक ट्रायो हुआ करता था, मतलब 3 लोगों का एक समूह हुआ करता था। उसी में क्या देखा जाता था दोस्तों, 1921 में 1921 में ही वॉज फाउंड सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी। ये एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, और इन्होंने एक नॉन वायलेंस को मार्च को लीड किया था टू प्रोटेस्ट साइमन कमीशन। अब इनके द्वारा अलग अलग जो जगह है वो मतलब एक तरह से जो समाज है उनमें योगदान किया गया। जैसे आर्य समाज में भी इनका योगदान था। अनहैप्पी इंडिया के नाम से जो कि 1928 में चीज़ें आई थी, उनमें भी चीज़ें आती हैं। और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग इन्होंने शुरुआत कर दी थी। इन्होंने, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो बायोग्राफी ऑफ मजीनी के द्वारा लिखी गई थी। फिर उसी के बाद गैरीबल्डी आते हैं दोस्तों, उनके बारे में भी लिखा गया था। शिवाजी के बारे में लिखा गया था, और श्री कृष्ण के बारे में भी चीज़ें लिखी गई थी। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हमारे चैप्टर में जो अब मैं बताना चाहता हूँ पॉलिटी का पार्ट आता है, क्योंकि जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेशन को बार में अलग अलग करने की एक साजिश की गई। तो जुडिशियरी में कितने भी रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पिट्स एक्ट आता है, फिर आप कह सकते हैं कि आपका चार्टर एक्ट आता है दोस्तों, 1853 का हो गया, 33 का हो गया। ये सभी की सारी चीज़ें मैं बताऊं तो लक्ष्मीकांत के हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखिएगा तो जो पॉलिटी का पार्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, और वो पॉलिटी का ही पार्ट होता है दोस्तों। तो जैसे आपको आइडिया दूँ तो इंडियन काउंसिल एक्ट होते हैं 1861 के, 1892 के, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगी। वो हिस्ट्री का पार्ट होता तो है, लेकिन वो पॉलिटी को जब स्टार्ट करिएगा तब पढ़िएगा, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आप लोगों को आने वाली हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें, बाय कार्मल का कॉन्सेप्ट आता है उभर करके, जो कि अपर हाउस लोअर हाउस का सिस्टम आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1947 का आता है। इसके बाद जो आज़ादी की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने उभर करके आई थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। एक हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कुछ इस तरह से हुआ करता था दोस्तों, कि सिविल सर्विस का जो इवोल्यूशन है वो दर्शाया गया है। तो सिविल सर्विस के बारे में मैं आप लोगों से क्या ही बताऊं दोस्तों। आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रा इसके बैकग्राउंड में जाने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों UPSC यानी कि सिविल सर्विस के बारे में अगर मैं बातें करूं तो ये अंग्रेजों के द्वारा, आप लोगों ने एस्पिरेंट सीरीज में भी देखा होगा कि जो अभिलाष के द्वारा एक काफ़ी अच्छा एक डायलॉग हुआ करता था
कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने दो ही चीज़ काफ़ी अच्छी छोड़ी, एक सिविल सर्विस हुआ करता है और एक ट्रेन हुआ करता है दोस्तों। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी एक साजिश उनके द्वारा की गई थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका फाउंडेशन रखा था दोस्तों सिविल सर्विस का हमारे इंडिया में। उसी के साथ ही चार्ल्स कॉर्नवेलिस भी आए थे जिन्होंने इसको रिफॉर्म किया, ऑर्गेनाइज्ड किया, और उसको ही बाद हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। क्लियर है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि सिविल सर्विस का एक्ट आया था, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 का, जिसमें दर्शाया क्या गया था कि जो एज को लेकर के बातें हैं, मैक्सिमम एज की बातें होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं कि 23 साल की जो उम्र होती है वो 1859 तक रहती है, फिर धीरे धीरे आकर के 22 साल की उम्र 1860 तक रहती है, फिर उसके बाद 21 साल का जो एज है वो 1866 तक रहती है, फिर उसके बाद 19 का जो टाइम फ्रेम है वो 1878 तक रहती है। तो ये सब कुछ दिखाता है दोस्तों। और इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों कि सत्येंद्र नाथ बिकम द फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, इन 1863। 1863 में उन्होंने पहली बार या फिर कह सकते हैं कि पहले ऐसे इंसान थे सत्येंद्र नाथ, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे पहले ये जो सिविल सर्वेंट बने थे हमारे इंडियन। तो इस हिसाब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उभर करके आती हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर एक ATCHISON एशियन कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस आता है जो कि 1886 का टाइम फ्रेम दर्शाता है। इसमें क्या देखा जाता है कि जो सिविल सर्विस हुआ करता था, बेसिकली पहले तो ये जो कमीशन है इट वाज सेट बाय लॉर्ड डफरिंग के द्वारा ये सबमिट किया गया था, ये कमीशन बनाया गया था। और ये जो सिविल सर्विस होता है दोस्तों 3 पार्ट में बटा हुआ होता है, जिसमें पहले इंपीरियल इंडियन सर्विस के नाम से होता है जो कि इंग्लैंड में होता है, उसी के साथ ही प्रोविंशियल सिविल सर्विस होता है जो कि कहाँ हमारे इंडिया में होता है, और तीसरे नंबर पे हमारा सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस होता है जो कि हमारा इंडिया में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, कुछ इस तरह से चीज़ें इन सब में दर्शाया गया था दोस्तों। तो ये सिविल सर्विस के बारे में जो चीज़ें हैं आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे करके पुलिस का भी जो एवोल्यूशन है वो दर्शाया गया था। पुलिस का जो एवोल्यूशन है कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है दोस्तों कि 1791 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे, जो कि आप कह सकते हैं कि ही ऑर्गेनाइज द पुलिस फोर्स। इन्होंने पुलिस फोर्स की शुरुआत की थी बाय यूजिंग मॉडर्नाइजेशन को देखते देखते। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े दोस्तों तो 1808 में जो लॉर्ड मायो आए थे, LORDMAYO, लॉर्ड मायो आए थे, उन्होंने चीज़ों की शुरुआत करी थी। और ही वॉज अपॉइंटेड एट द SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द ईच डिवीज़न, और जो कि नंबर ऑफ स्पाइज वगैरह आते हैं, तो बेसिकली स्पाइज वगैरह को ही बाद में पुलिस का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। 1814 का टाइम फ्रेम हमारा होता है। यहाँ पर जो जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे ऑर्डर टू एबोलिश दरोगाज एंड द सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट इन बंगाल। तो बाकी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग यूपी, बंगाल, बिहार में दरोगा शब्द जानते हैं, बाकी और दुनिया में नहीं जानते हैं, मतलब इंडिया में नहीं जानते हैं। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ विलियम बेंटिक का जिक्र है दोस्तों। तो विलियम बेंटिक के बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। ही एबोलिश द ऑफिस ऑफ SP, इन्होंने SP के ऑफिस को एबोलिश कर दिया। उसी के साथ ही कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट बिकम द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स का एकमात्र जो मैनेजर होगा वो होगा मैजिस्ट्रेट होगा। उसी के साथ ही कमिश्नर इन ईच डिवीजन टू एक्ट एज SP। क्लियर है दोस्तों ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पुलिस के बारे में, पुलिस कमीशन के बारे में जो जिक्र आती है, जो कि हमारा 1860s में हुआ था। तो कुछ इस तरह से चीज़ें आती हैं। ही रिकमेंडेड, मतलब इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन पुलिस एक्ट 1861 विच गिव्स द गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप द पोलिसिंग सिस्टम इन द प्रोविंसेस। उसी के साथ ही इट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ द सिविल कॉन्स्टिब्यूलरी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमारे अलग अलग पोस्ट आए थे। इंस्पेक्टर जनरल आए थे, उसी के साथ ही डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आए थे, DIG जिसे कहते हैं, या फिर SP हम कहते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। उसी के सामने विलियम बेंटिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्शाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें उभर करके आती हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमारे प्रेस के ऊपर।
प्रेस पर कैसी सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम एक्ट करते हैं, और प्रेस में हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों को प्रेस का एक्ट बताया था, चाहे वर्नाकुलर एक्ट हो, न्यूज़पेपर एक्ट हो, इंडियन प्रेस एक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता करके चीज़ें, फिर एजुकेशन वगैरह पर बातें करके जो क्लास है उसको मैं एंड करना चाहूँगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई हैं दोस्तों। और अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स और टॉपिक्स हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, उन पर हम लोग बातें करके जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम फ्रेम है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो अगर सबसे पहले मैं प्रेस की बातें कर रहा था, तो प्रेस में हमारे सामने कुछ इस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि हम लोगों ने 1799 में सबसे पहला सेंसरशिप ऑफ द प्रेस पर लगा दिया था, जो कि प्रेस पर ही रोक लगा दिया था कि वो कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं बिना सरकार के खिलाफ जा करके। इसको शुरुआत लॉर्ड वेस्ली ने किया था दोस्तों। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़े तो हमारा 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इट वाज सबसे पहला ये जो उभर करके आया था, ये जॉन एडम्स के द्वारा उभर करके आई थी दोस्तों। इसी के साथ ही प्रेस एक्ट के बारे में बातें होती हैं, जो कि 1835 का जिक्र दिखाता है। ये हमारा चार्ल्स मेटकेल्फ ने स्टार्ट इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। उसी के साथ ही यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इसको हम लोग लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमारे पास लाइसेंसिंग एक्ट 1857 का आता है। इसमें सारी की सारी चीज़ें जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में दर्शाई गई हैं वो यहाँ पर दर्शाई जाती हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है हमारा 1867 का, और उसी के साथ ही आगे बढ़ें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जो कि 1878 की चीज़ें हमारे सामने दिखाता है दोस्तों। उसी के साथ ही 1908 में हमारे पास न्यूज़पेपर एक्ट आता है। उसी के साथ ही 1910 में हमारा इंडियन प्रेस एक्ट आने की शुरुआत होती है, और उसी के साथ ही 1931 में इंडियन प्रेस एक्ट, और 1942 में हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को प्रेस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो आप लोगों को मैं जो नोट्स हैं उसमें आप लोगों को डाल ही दूंगा, तो इसकी टेंशन लेने वाली बात है नहीं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन के बारे में बातें करते हैं। तो एजुकेशन रिफॉर्म में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा एक काम किया था दोस्तों। तो 1781 की अगर मैं बातें करूं तो कोलकाता में चीज़ें उभर करके आई थी, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरुआत कराई थी, जो कि एक मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। 1791 में चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की जाती है, जो कि जोनाथन डनकन के द्वारा उठाई गई थी, और वो कुछ इस तरह से दिखाती हैं कि हिंदू लॉ के बारे में चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं दोस्तों। 1800 का टाइम फ्रेम चल रहा है, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण होता है दोस्तों। और इसमें क्या बताया जाता है दोस्तों कि जितने भी सिविल सर्वेंट हुआ करते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर ही हुआ करता था, बट इट वाज क्लोज्ड इन 1802, और इसकी जो शुरुआत है वो वेल्सली ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। इसी के साथ ही 1813 में हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें उभर करके आई थी। चार्टर एक्ट आता था दोस्तों। चार्टर एक्ट में होता क्या था कि 1 लाख रुपीज़ एनुअली फॉर द प्रमोशन ऑफ द मॉडर्न साइंस एजुकेशन। मॉडर्न साइंस एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया। 1835 में हमारे पास लॉर्ड मैकलीस का मिनट्स उभर करके आता था, और फिर उसके बाद 1843 में चीज़ें आती हैं, जो कि जेम्स थॉमसन के द्वारा चीज़ें शुरुआत की जाती थी, जिनमें विलेज एजुकेशन पर बातें होती हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज पर बातें होती हैं। 1854 में हमारे पास वुड्स का डिस्पैच हुआ करता था। वुड्स के डिस्पैच में अगर मैं बातें करूँ तो मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन इंग्लिश एजुकेशन पर बातें की जाती हैं। इंडिया मतलब इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ाया जाता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हुआ करती हैं। इसी के साथ ही थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो 1882 का टाइम फ्रेम हुआ करता है, और यहाँ पर हंटर कमेटी उभर करके आती है। हंटर कमेटी में भी क्या दिखाया जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि वो नेगलेक्ट करने की शुरुआत भी करते हैं दोस्तों। और प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा इसमें दिया जाता है विलेज लेवल पर, इसकी बातें की जाती हैं यहाँ पर। 1904 में अगर मैं बातें करूँ तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था दोस्तों। इसमें आती हैं चीज़ें कि जितने भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनकी शुरुआत की जाए और उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बातें की जाए। 1913 में अगर मैं बातें करूं तो गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है एजुकेशन पॉलिसी में, उस पर बातें की जाती थी। 1917 से 1990 तक हमारे सेल्डर्स यूनिवर्सिटी कमीशन आते हैं,
जिसमें कि आपको कोलकाता यूनिवर्सिटी में जितने प्रॉब्लम चल रहे थे उन पे बातें की जाती हैं। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 1929 में हमारे पास हर्टॉग की कमेटी उभर करके आती है, और 1944 में हमारे पास सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन उभर करके आती है। सर्जेंट SERGENT सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन उभर करके आती है। इसमें 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई कंपलसरी करा दिया जाता है, और चीज़ें कुछ इस तरह से हमारे पास दर्शाई जाती हैं। तो दोस्तों ये सब जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बताऊं तो टेक्निकल एजुकेशन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले हमारा 1847 में हुआ था। और वो कहाँ हुआ था कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की का, IIT जो आज है, वो काफ़ी पुराना, सबसे पुराना टेक्निकल एजुकेशन का उभर करके आता है। उसी के साथ ही कोलकाता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बातें होती हैं जो कि 1856 में हुआ था। और इसी के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई है 1835 में इसकी शुरुआत हो गई थी दोस्तों, हमारे कोलकाता से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सब कुछ है दोस्तों। और इसी के साथ ही हम अब क्या करेंगे, क्लास को एंड करते हैं। और क्लास को एंड करते ही मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई डाउट होगा मुझे बताइएगा, वरना हंसते हंसते मॉडर्न इंडिया को ख़त्म करते जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली लास्ट क्लास में, जिसमें मैं सारी की सारी चीज़ें ब्रिटिश कमिटीज़ के बारे में बताऊँगा। कैसे ब्रिटिशर्स आए थे, कौन कौन से वाइसरॉयज हुआ करते थे, उन्होंने क्या क्या कमीशन किया था और किस प्रकार चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की थी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू और जय हिंद।